नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नज़र अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों को मिलना चाहिए पद्म पुरस्कार। सीएम केजरीवाल ने कहा केंद्र को भेजेंगे नाम। राजधानी में आफत बनकर बरसी बारिश। वजीराबाद में जलभराव ने खोली प्रशासन की पोल। परमिशन के बाद भी नहीं खुले दिल्ली के सिनेमा घर। सिनेमा प्रेमियों को करना होगा अभी और इंतजार। दिल्ली में बीच सड़क पर महिला की चाकू गोदकर हत्या। आरोपी रिक्शा चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गाजियाबाद पुलिस ने 10 साल बाद पकड़ा शातिर अपराधी। पत्नी की हत्या कर 10 साल से था फरार। अब खबरें विस्तार से। कोविड महामारी के दौरान उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को सरकार अब पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की तैयारी कर रही है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान पर खेलते हुए लोगों को बचाया है, उन्हें पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके लिए केंद्र सरकार को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की एक लिस्ट भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लिस्ट दिल्ली के आम लोगों से मिले आधार पर तैयार की जाएगी। दिल्ली के लोग जिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का नाम भेजेंगे, सरकार उन नामों पर चर्चा करेगी। उन नामों को आगे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पैरामेडिकल ने लोगों की बहुत सेवा की, लोगों की जान बचाई। और कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो कई दिनों तक अपने घर नहीं गए। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को मैं जानता हूं जो लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है। इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का। हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष, और ये पद्मा अवार्ड्स के लिए मैं 3 अवार्ड्स की बात कर रहा हूं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन 3 अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे।
हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे, और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा awards.delhi@gmail.com, padmaawards.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्मा अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है। आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया जी हैं। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाए, और फिर वो नाम हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार को नाम भेजने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम स्क्रीनिंग करके समय रहते केंद्र सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे। मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि सारा देश क्या, पूरी दुनिया आपकी आभारी है। हम सब लोग आपके आभारी हैं, और ये एक छोटा सा तरीका है हमें आपको सम्मानित करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में कई जगह 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो पानी लोगों के घरों में भी घुसा है, जिस वजह से वजीराबाद इलाके में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कई लोगों के लिए बारिश राहत की जगह आफत बनकर बरसी। थोड़ी सी ही बारिश के बाद जलभराव की ये तस्वीरें विकास के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। यूं तो राजधानी के कई इलाकों में यही आलम है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हाल वजीराबाद का है, जहां मुख्य गलियों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस जलभराव की वजह से स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे। मजबूरन काम की वजह से इस गंदे पानी में ही निकलकर जाना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोग काफी परेशान हैं और अपने जनप्रतिनिधियों से भी नाराज हैं, क्योंकि हर साल बारिश के बाद यहाँ यही हालात होते हैं जिसका कोई समाधान नहीं निकाला गया है। ये भाई साहब 14 साल से हम परेशान हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि पानी की निकासी जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब गली रोड बना के चले जाते हैं, निर्माण करके चले जाते हैं, पानी की निकासी का कोई हिसाब किताब बनाता नहीं है। अब गली बन जाती है, 2-4 महीने के लिए पानी रुक जाता है, फिर बारिश होती है, फिर वापसी पानी भर जाता है। आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल सामने, आपने अभी वीडियो बनाई। जो वर्तमान स्थिति यहाँ हो रखी है, अभी बरसात नहीं है, फिर इतना पानी है, जब बरसात होती है तब क्या स्थिति? बहुत बुरा हाल हो जाता है, तालाब बन जाता है पूरा। तो इसकी शिकायत आपके द्वारा कभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को करिए, बहुत करिए। एक बार नहीं, कम से कम 85 बार हमने शिकायत करी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कभी भी। बस खाली रिस्पॉन्स आता है, गली बना के चले जाते हैं, बस इतना रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू। बहरहाल दिल्ली में जलभराव आम समस्या हो गई है, जो आम लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। शिकायतों की कहीं सुनवाई नहीं है और लोग हर बारिश के बाद जलभराव की समस्या का सामना करने को मजबूर हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि राजधानी वासियों की इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सिनेमाघरों को 50% सीट के साथ खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी के कई सिनेमाघरों पर अभी भी ताला लटका हुआ है। क्या है इसके पीछे मुख्य वजह, देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष की खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों के बीच धीरे धीरे बाजार, मॉल, मेट्रो सभी कुछ पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। उसके बावजूद दिल्ली के सिनेमाघर अभी नहीं खुले हैं। सिनेमाघर मालिकों का कहना है कि इस महीने के अंत तक सिनेमाघर नहीं खोले जाएंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार नेहरू प्लेस स्थित सत्यम सिनेमा पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से लंबे चले लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए सिनेमा हॉल को अब खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोमवार से दिल्ली सरकार और डीडीएमए ने ये आदेश जारी किया है कि सिनेमा हॉल राजधानी दिल्ली में 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन आदेश मिलने के बाद भी दिल्ली में सिनेमा हॉल खुलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी हम आपको दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित सत्यम सिनेमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसको आइनॉक्स के द्वारा संचालित किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये किस तरीके से बंद पड़ा हुआ है। बता दें, कोरोना महामारी के दौरान सिनेमा हॉल भी लॉकडाउन के दौरान बंद था और इसको खोलने की अनुमति आज से राजधानी दिल्ली में दी गई है। और यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के संचालित करने वाले लोगों की माने तो उनका कहना है कि अपनी तैयारियों की वजह से अभी ये सिनेमा हॉल नहीं खुल पा रहा है। आने वाले दिनों में, मतलब इस महीने के आखिरी तक सिनेमा हॉल खुल पाएंगे। बता दें, कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था, पाबंदियां लगाई गई थी, उसी के तहत सिनेमा हॉल को भी अभी तक बंद रखा गया था। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में मिली रियायतों के बाद सिनेमा हॉल को भी खोलने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन अपनी तैयारियों की वजह से नेहरू प्लेस का सत्यम सिनेमा आज नहीं खुल पाया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रिक्शा चालक ने 51 वर्षीय महिला की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्यारे रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की क्या वजह है, आइए आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आनंद विहार इलाके में एक रिक्शे वाले ने 51 साल की महिला की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान 51 साल की नीलम के रूप में हुई है और वारदात के समय महिला दिल्ली हार्ट अस्पताल से ड्यूटी करके घर लौट रही थी। इस दौरान वेदपाल नाम के रिक्शा चालक ने महिला की हत्या कर दी। मेरी मम्मी काम पे से आ रही थी, रिक्शे वाले ने हमला कर दिया मम्मी पे। जान से मारने की कोशिश की। कौन है वो रिक्शे वाला और क्या करती हैं आपकी मम्मी? मम्मी हॉस्पिटल में काम करती है। रिक्शे वाला क्या कहते हैं, पहले रिक्शा लगाया था उसका, फिर उसने बीच में अटैक कर दिया था। उसके बाद उसको छोड़ दिया था, उसका फायर करवाया था। एक बार तनख्वाह लेके आ रही थी ना, जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसके बाद से उस रिक्शे वाले को छोड़ दिया था। कौन से हॉस्पिटल में है मम्मी आपकी? दिल्ली हाट में। अच्छा, वहाँ पे काम करती है? काम करता था। तो ये रिक्शे वाला इनका बंधा हुआ था? पहले बंधा हुआ था। उसका जब अटैक किया तब छुड़वा दिया। उसके खिलाफ FIR भी करवाई थी। उसका पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। कौन से थाने में FIR कराई थी पहले और किस बात को लेके FIR कराई थी? वही जान से मारने की कोशिश की थी, पैसे छीन के। और FIR भैया FIR कौन सी थाने में लगाई थी? फर्श बाजार में। पहले फर्श बाजार में कराई थी। और आज क्या हुआ, आज बताइए। आज मम्मी काम पे से आ रही थी, बीच में उसने हमला कर दिया। रिक्शे वाले ने और जान से मारने की कोशिश की। पूरी खून हो रही है, एकदम बाजी लगी हो रही है। कहाँ चाकू लगे और कितने चाकू लगे, कुछ पता चल पाया अभी? अभी क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, रेफर कर रहे हैं? यही रेफर कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले ही स्थानीय लोग महिला को हेडगवार अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला परिवार के साथ न्यू संजन अमर कॉलोनी में रहती थी।
वो दिल्ली हार्ट अस्पताल में सहायक की नौकरी करती थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि आरोपी वेदपाल के खिलाफ नीलम ने फर्श बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई हुई थी। उसको लेकर ही दोनों के बीच विवाद था। माना जा रहा है कि इसी वजह से वेदपाल ने वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो वही गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, ये शख्स पिछले करीब 10 सालों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस ने इसे उड़ीसा से धर दबोचा है। क्या था पूरा हत्याकांड और कैसे पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया है, देखिए खास पेशकश। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे हत्यारे पति को गिरफ्तार किया है जिसने करीब 10 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। गाजियाबाद के पौष इलाके थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा में रहने वाला ये शख्स हत्या के बाद ओडिशा में रहने लगा था। साल 2012 में मनोरंजन उर्फ मनोज ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या है पूरा मामला, चलिए सुनवाते हैं आपको। पिछले 10 साल से फरार इनामिया अपराधी मनोरंजन उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया गया है, जो 10 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करके फरार था। हत्या किस तरह से हत्या की थी, क्या हुआ था? 2007 में इसने गीता यादव, जो उसके कलर लैब में काम करती थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। 2010 से इसकी पत्नी से इसका अनबन रहने लगा। पत्नी इससे अलग रह के मेड का काम करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे घटना के दिन अपना काम करके वो अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में इसने गोली मार करके अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दी थी। लगातार पुलिस इसका पीछा करती रही और लगातार इसको ढूंढने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन ये अपने को छुपाए रहा जगह जगह पे। और इसकी कुर्की भी कराई गई और माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना के संबंध में एक मुकदमा भी इसके खिलाफ फिर पंजीकृत कराया गया था। ये सारी कार्रवाई लगातार इसके खिलाफ जारी थी। मनोरंजन अपने पैतृक गांव जो ओडिशा में पड़ता है वहां जाकर रहने लगा था। वहां भेष बदलकर तांत्रिक का काम करता था, लेकिन 10 साल बाद मनोरंजन तिवारी को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस और ओडिशा पुलिस का सहयोग भी लिया है। बिल्कुल अपराधी है तो अपराध करने के बाद अपराधी हमेशा खौफ में ही रहता होगा, और ये भी मैं समझ रहा हूँ उसकी खौफ के दायरे में ही होगा, और इसी वजह से अपने को लगातार छुपा रहा था और जगह जगह अपना अड्डा निवास स्थान चेंज कर रहा था और अपना वेश भी लगातार बदल रहा था। लगातार हम लोग इसका पीछा कर रहे थे, टीम बना करके पीछा कर रहे थे। टीमें इसमें लगी हुई थी और हमारे क्षेत्राधिकारी अभय ने इसमें विशेष प्रयास करके वहां के अधिकारियों से संपर्क करके और इसको पकड़वाया। बस सर लास्ट में तो ये कि अभय जी का क्योंकि नाम आया, तो क्या साइबर कुछ चीजों की भी हेल्प ली गई होगी? हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, शायद आजकल लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ जो जिससे ये पकड़ा गया? कुछ ऐसा अगर कुछ एंगल इसमें हो? पुलिस के तमाम स्रोत होते हैं, उन सारे स्रोतों का जहां से भी कोई क्लू मिल जाता है उसका यूज कर लिया जाता है। बता दें कि पुलिस को 10 साल लगे शातिर अपराधी को ढूंढने में, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो और कितनी भी चालाकी से क्राइम करे, लेकिन कानून के हाथों से नहीं बच सकता। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।